नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल। ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि भारत के भूगोल के बारे में। आज से हम शुरू करेंगे भारत के भूगोल को। चाहे यूपीएससी हो या स्टेट बीसीएस या इसके अलावा कोई भी एग्जाम, चाहे एसआई हो, पुलिस हो या फिर वे एग्जाम जहां पर ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ज्योग्राफी का हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर आपको क्या काम करना है। देखिए, अगर ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट है समझने के लिए, बशर्ते कि आपको एक काम यहाँ पर होना चाहिए, वो ये कि आपको भारत और वर्ल्ड दोनों का मैप बनाना याद होना चाहिए। और अगर आपको मैप आता है तो आप आसानी से ज्योग्राफी को बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो जब हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है उन सभी चीजों को हम यहाँ पर देखते चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से, शुरू से हम हाई लेवल पर नहीं जाएंगे, बहुत बेसिक से क्या क्या चीजें हैं उन सभी को हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे। तो अगर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए कम से कम हमें यहाँ पर भारत के मानचित्र को बनाना याद होना चाहिए, तब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही अगर हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहां पर कौन सा राज्य है, किस राज्य की सीमा कहां पर किस देश से लग रही है, या कोई विशेष बिंदु उस राज्य से संबंधित, इन चीजों को हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस हम भारत के मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कहां पर किस देश के साथ भारत की सीमा स्पर्श करती है, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरव्यू यहां पर समझ में आए। उसके बाद बहुत आसान तरीके से आप सब चीजों को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं। आपको यहां पर नोटबुक साथ लेकर चलना है, जो भी चीज आपको महत्वपूर्ण लगे उसे आपको यहां पर नोट डाउन करते चलना है। देखिए, जैसा कि आपने भारत का मानचित्र देखा होगा, तो भारत का मानचित्र कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको भारत का मानचित्र देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात यह आती है कि हम इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है। जैसे मान लीजिए अभी हम कहते हैं कि गुजरात में यहां पर यह चीज है, या ये वस्तु प्राप्त होती है, या ये खनिज प्राप्त होता है, तो आपको कम से कम इतना ध्यान होना चाहिए कि गुजरात की जो लोकेशन है वे लोकेशन कहां पर है, तब आप आसानी से सब चीजों को रिलेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा राज्य कहां पर है, किस राज्य की सीमा किससे स्पर्श करती है, यहां पर कौन सा समुद्र किधर है, या कह सकते हैं कि किस समुद्री देश से हमारे देश की सीमा यहां पर लगती है। सिर्फ उस चीज को आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कौन सा राज्य कहां पर है, उसकी लोकेशन हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर
तो सबसे पहले आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था केंद्र शासित प्रदेश यहां पर बन गए हैं। तो यहां पर है आपका जम्मू। मैं यहां पर शॉर्ट रूप में सिर्फ एक एक अक्षर लिखता जाऊंगा, बस आपको उसको समझते जाना है। तो यहां पर है जम्मू का, उसके पश्चात यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर है लद्दाख, ठीक है। इसके पश्चात जब हम नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो इसको मैं एच से यहां पर इंगित करता हूं। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब, पी से यहां पर मैंने इसे इंगित किया। नीचे की ओर जब आप आते हैं तो यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड, ठीक है। तो यहां पर है जम्मू कश्मीर, इसके पश्चात यहां पर बात करें लद्दाख, यहां पर पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। इसके पश्चात जब आप इधर की ओर आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, ठीक। यहां तक क्लियर है। जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक राज्य है पंजाब से ही लगा हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है हरियाणा। तो यहां पर है हरियाणा, और हरियाणा से लगा हुआ ही यहां पर एक, आप सभी जानते ही हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वह हरियाणा से ही या कहें यहीं पर इसी क्षेत्र में है दिल्ली। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो यहां पर ठीक मध्य में है मध्य प्रदेश, एमपी, और एमपी से ही लगा हुआ इधर की ओर राज्य है गुजरात। जैसे कि आप सभी लोकेशन देख पा रहे होंगे, ठीक भारत के मध्य में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही लगा हुआ इधर की ओर है गुजरात, और ऊपर की ओर जब हम जाते हैं तो इधर की ओर है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, और यूपी से ही लगा हुआ है बिहार। इधर की ओर जब हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी से इधर की ओर नीचे की ओर जब हम आते हैं तो नीचे की ओर एक राज्य जो लगा हुआ है उसका नाम आप जानते हैं महाराष्ट्र है। और जब हम नीचे की ओर आते हैं तो महाराष्ट्र से ही लगा हुआ है गोवा, जिसको मैं जी से यहां पर इंगित कर रहा हूं। और महाराष्ट्र और गोवा के नीचे जब आप आते हैं तो यहां पर है कर्नाटक, कर्नाटक को यहां पर कैसे इंगित किया है, और कर्नाटक से नीचे अगर आप आते हैं तो यहां पर है केरल, ठीक है। अभी जब हम इसको यहां पर रेखाएं बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से इनको रिलेट कर पाएंगे। तो यहां पर हमने कितने, यहां पर जम्मू, उसके पश्चात लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उसके पश्चात यहां पर दिल्ली, इसके बाद यहां पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पश्चात गोवा, कर्नाटक और केरल के बारे में देखा। जब आप केरल के पश्चात इधर की ओर बढ़ते हैं तो इधर की ओर एक राज्य है तमिलनाडु, और जब आप तमिलनाडु से ऊपर की ओर आएंगे तो तमिलनाडु से ऊपर की ओर आपको पड़ेगा आंध्र प्रदेश, एपी से यहां पर मैं इसे लिख रहा हूं, और आंध्र प्रदेश से ही आपका लगा हुआ है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो राज्य है वह भी यहीं पर लगा हुआ है। और आंध्र प्रदेश से ऊपर की ओर जब आप जाएंगे तो यहां पर है ओडिशा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इधर की ओर आप जानते हैं बंगाल, सॉरी आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से ही लगा हुआ है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर है झारखंड, इसको मैं जे एच से यहां पर लिख रहा हूं झारखंड। झारखंड के पश्चात अगर हम बात करें तो इधर की ओर है छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर भारत में हमारे राज्य हैं। ऊपर की ओर जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इधर की ओर है राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ऊपर की ओर जब आप बढ़ते हैं तो यहां पर है सिक्किम, इसे ध्यान रखिएगा, यहां पर है सिक्किम। और सिक्किम के बाद जब हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इसको मैं ए आर से यहां पर लिख रहा हूं, सॉरी एपी से यहां पर अरुणाचल प्रदेश को इंगित कर रहा हूं, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जब आगे की ओर आप बढ़ते हैं तो यहां पर है आपका नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के बाद जब आप नीचे की ओर आते हैं तो नागालैंड के बाद है आपका मणिपुर, मणिपुर के पश्चात यहां पर है आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद यहां पर है त्रिपुरा, और यहां पर आप सभी जानते ही हैं मेघालय, और यहां पर जो राज्य है उसका नाम है असम। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कंप्लीट पता होगा। तो देखिए अगर हम देखें कि यहां पर तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहां पर है नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, आपका त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम, इधर की ओर है पश्चिम बंगाल, इसके पश्चात है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पर है आपका केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, उसके पश्चात गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और लद्दाख। यहां तक आप सभी जानते ही होंगे, और जिन्होंने अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है इसको समझना, क्योंकि काफी बेसिक से हम इस चीज को देख रहे हैं। अब आपका यह कार्य है कि जो भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानियां हैं उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन बनते ही हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, या त्रिपुरा की राजधानी क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका कार्य है कि आपको राजधानियों को देखना है। अब इसके पश्चात जब हम बात करते हैं तो इनको हम यहाँ पर मिला देते हैं कि किस प्रकार से इन राज्यों की सीमाएं हैं। तो देखिए ऊपर की ओर से हम बढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से, यहां पर जम्मू एंड लद्दाख, ठीक है दोस्तों। उसके पश्चात ये वाला जो क्षेत्र है ये है हिमाचल, हिमाचल के पश्चात ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है पंजाब। नीचे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र होता है उत्तराखंड का, और नीचे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो इधर वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है राजस्थान, इधर वाला, ठीक है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर मध्य प्रदेश का जब हम मानचित्र बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मानचित्र यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से बीचों बीच में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से इधर की ओर लगा हुआ जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो हम उत्तर प्रदेश की यहां पर रेखा बनाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात जब हम बात करते हैं तो ये है हरियाणा, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपके राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की सीमा यहां तक लगती है मध्य प्रदेश तक, ठीक है। ये वाला राजस्थान, इधर की ओर दिल्ली, ये कुछ इस प्रकार से राजस्थान की सीमा लगेगी, और यहां पर इधर की ओर से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, और बीच में रहता है दिल्ली, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। इसके पश्चात जब हम बात करते हैं तो ये है गुजरात राज्य। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात की सीमा कुछ इस प्रकार से लगती है, यह है गुजरात राज्य। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, थोड़ा सा इसको मैं इधर बढ़ा देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही लगी हुई है उत्तर प्रदेश की सीमा, ये कुछ इस प्रकार से। उत्तर प्रदेश के पश्चात यहां पर जो राज्य है इधर की ओर है छत्तीसगढ़, देखिए ये कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है। इसके पश्चात जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सीमा भी यहां पर कुछ इस प्रकार से लगी हुई है, यह है महाराष्ट्र राज्य। इधर की ओर आप जानते ही हैं गोवा है। गोवा के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर है कर्नाटक, कर्नाटक के पश्चात ये जो राज्य है ये है हमारा केरल, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। तो जम्मू, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उसके पश्चात आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, केरल, इनकी हमने सीमाओं को यहां पर बनाया। अब जब आप तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की सीमा कुछ इस प्रकार से स्पर्श करती है, ठीक है यहां तक। अब देखिए एग्जैक्ट तो मैं बना नहीं सकता इसको, लेकिन कुछ इस प्रकार से ही है। आप जब मैप में देखेंगे तो वहां पर आप आसानी से समझ जाएंगे। आप यहां पर मैप को साथ रखिए ताकि आपको आसानी से यहां पर समझ आ सके। इसके पश्चात जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की सीमा कुछ इस प्रकार से है, और यहां पर यह हो गया तेलंगाना,
ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उसके पश्चात यहां पर जो सीमा लगी हुई है यह है उड़ीसा। यहां तक क्लियर है। उड़ीसा के पश्चात जब हम बात करते हैं तो इधर की ओर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की यह कुछ इस प्रकार से सीमा लगती है। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहां पर है बिहार। तो देखिए पश्चिम बंगाल की कुछ इस प्रकार से सीमा लगती है। यहां पर है पश्चिम बंगाल, इसके पश्चात झारखंड और यहां पर बिहार। ऊपर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर ये जो सीमा लगती है यह है सिक्किम की, यह है सिक्किम राज्य। अब जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यह है आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कुछ इस प्रकार से यहां पर बनती हुई है, यह है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय की जो सीमा है, मेघालय की सीमा कुछ इस प्रकार से यहां पर बनेगी। और मेघालय के पश्चात ये वाला जो बीच का क्षेत्र है अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है असम राज्य। आप जब मैप में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से असम की सीमा है। असम के पश्चात जब हम बात करते हैं तो यह है त्रिपुरा, इधर की ओर त्रिपुरा की सीमा है। यह है मिजोरम, मिजोरम की सीमा है। उसके पश्चात यह हो गया आपका मणिपुर और मणिपुर के पश्चात नागालैंड। तो ये है हमारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से इनकी सीमाएं हैं। जब आप मैप में इनको समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाता है ज्योग्राफी को पढ़ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश, तो आप बहुत जल्द ही लोकेशन को समझ जाएंगे कि हाँ उत्तर प्रदेश यानी कि यहाँ की बात हो रही है। यानी अगर हमने कहा कि यहाँ पर जनसंख्या के बारे में जब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो आप बहुत जल्दी लोकेशन पर पहुंचेंगे यहाँ पर, और मैप के माध्यम से आप बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो ये चीज होती है मैप को पढ़ने का तरीका। इसके बाद बात करें, इधर की ओर है एक द्वीप जो सभी आप जानते ही हैं, जिसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं यह है लक्षद्वीप। इसके पश्चात इधर की ओर अगर हम बात करें तो इधर की ओर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए ये थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन चूंकि यहां पर जगह कम है, परिणाम स्वरूप में थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं, तो कुछ इस प्रकार से यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर की ओर है। और जो ये वाला क्षेत्र है इधर की ओर है बंगाल की खाड़ी। ये मैं जो आपको नीले कलर से यहां पर कर रहा हूं, ब्लू से, इधर की ओर है अरब सागर। आप पढ़ते ही होंगे नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर खंबात की खाड़ी में मिलती है। ताप्ती नदी भी यहां पर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यह है अरब सागर। ठीक है, नीचे की ओर है हिंद महासागर। तो ध्यान रखिएगा, यह है हमारा देश भारत। इधर की ओर है अरब सागर। अरब सागर के बाद अगर हम इधर की ओर बात करें तो इधर की ओर है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये वाला जो द्वीप समूह है इसको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके पश्चात आप ये सभी जानते ही होंगे, ये है श्रीलंका। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके पश्चात ये वाला जो क्षेत्र है ये है हिंद महासागर। तो कुछ इस प्रकार से हमारे देश की अवस्थिति है और कुछ इस प्रकार से यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कहां पर भारत से कौन सा राज्य या कहें किस प्रकार से कौन सा देश यहां पर लगा हुआ है, समुद्री रेखा किधर की ओर लगी हुई है, कौन सी चीजें हैं, वे सभी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज हम अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। और इसको समझने के लिए अक्षांश और देशांतर को हमें समझना पड़ेगा। वे टॉपिक थोड़ा बड़ा है, उसको हम अलग से समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक इसका विस्तार है। लेकिन अक्षांश और देशांतर होता क्या है, थोड़ा सा इसको मैं अभी आपको बतला देता हूं। देखिए ये है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं इधर की ओर है पूर्व दिशा यानी ईस्ट, इधर की ओर है वेस्ट,
ऊपर की ओर है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा और नीचे की ओर साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो अगर हम पूर्व से पश्चिम एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो इसके ठीक बीचों बीच से निकलती है। देखिए ये पृथ्वी अगर है तो इसके बीचों बीच से एक रेखा निकली, इसको हमने नाम दे दिया 0 डिग्री। जब पूर्व से पश्चिम हमने इस पर एक रेखा गुजारी तो इसने पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर दिया। आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक भाग नीचे दूसरा भाग, यानी पूर्व से पश्चिम पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। यहां तक क्लियर है? भू यानी कि पृथ्वी और मध्य यानी बीचों बीच से। तो पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई रेखा जिसे 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। और जब हम पृथ्वी पर ये पूर्व से पश्चिम की ओर हम रेखा खींचते हैं तो इसी को कहा जाता है अक्षांश रेखा। तो हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये वही अक्षांश है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की बात यहां पर हो रही है। तो इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसे ही विषुवत रेखा, इसे ही इक्वेटर कहा जाता है। और ये 0 डिग्री से ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से खींची जाती है। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये ऊपर कहां तक जाएगी, तो ऊपर रहेगी 90 डिग्री तक, 90 डिग्री नॉर्थ, और ठीक ऐसे ही नीचे की ओर खींची जाएगी 90 डिग्री तक, तो 90 डिग्री साउथ तक ये रेखाएं खींची जाएगी। यहां तक आपको क्लियर है? यानी पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा या लाइन को अक्षांश कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और जब हम पृथ्वी पर कुछ ऐसी रेखाएं खींच रहे हैं तो कुछ रेखाओं का यहां पर नाम दिया गया है। जैसे 0 डिग्री रेखा को हमने कह दिया भूमध्य रेखा साहब। तो यहां पर ठीक ऐसे ही एक रेखा खींची जाती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 23.5 डिग्री। अब जब 23.5 डिग्री जो ये रेखा खींची जाती है, अगर ये उत्तर की ओर खींची जाएगी यानी कि ऊपर की ओर ये रेखा खींची जाएगी नॉर्थ की ओर, तो इसको नाम दिया जाता है कर्क रेखा। और आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये वही कर्क रेखा है। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम 23.5 डिग्री साउथ खींचते हैं तो इसे नाम दिया जाता है मकर रेखा। अभी बस आपके लिए इतना ही काम का है, इसको ध्यान रखिएगा। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में हम पृथ्वी के बारे में इन सभी चीजों को आसानी से जानेंगे। यानी अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है, तो आप यहां पर समझ जाएंगे कि यहां पर पूर्व से पश्चिम की ओर बात की जा रही है और यहां से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब बात यह आती है कि अक्षांश रेखा तो साफ हो गई, लेकिन अब ये देशांतर रेखा क्या होती है? तो मैंने क्या किया, यहां पर एक रेखा खींची नॉर्थ साउथ। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा खींची जाती है तो उसे नाम दिया जाता है देशांतर रेखा। ठीक है, और जो 0 डिग्री रेखा होती है इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। तो ऐसे ही ये रेखाएं आगे की ओर खींची जाती है। जब आप ग्लोब को देखते हैं तो उस पर आपको कुछ ऐसी लाइन देखने को मिलती है, इन्हीं को अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। यानी सिंपल सी क्या बात है कि जब हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी कि हम पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा की बात कर रहे हैं, जो कि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम देशांतर की बात करेंगे तो यानी कि हम यहां पर या तो इधर की ओर जाएंगे। किसी भी देश की जब हम बात करेंगे तो यानी कि या तो हम पूर्व से पश्चिम जाएंगे, किसी अन्य देश की भी बात करेंगे तो, या फिर हम यहां पर पश्चिम से पूर्व जाएंगे, या फिर यहां पर इधर की ओर जाएंगे। ठीक इतना ही यहां पर रहेगा। तो जब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है, तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट। अब यहां पर अक्षांशीय विस्तार में लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या लिखूंगा, ऊपर की ओर हम बढ़ रहे हैं यानी कि नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ऊपर की ओर सबसे जो मुख्य बिंदु है वह है यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश। यहां तक आपको क्लियर है? यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अब हम जब देशांतर की बात करेंगे यानी कि हम इधर की ओर बात कर रहे हैं, तो यहां पर भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु, तो इसका जो यहां पर देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7
7 मिनट से यहां पर जो लास्ट बिंदु है यह है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। देखिए हम पूर्व की ओर इधर बढ़ रहे हैं, हमारा देश इधर पूर्व में, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का विस्तार है या भारत अवस्थित है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत की अवस्थिति है या विस्तार है, तो आपको ये जो कह सकते हैं नंबर है इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद आप कहीं पर पढ़ेंगे कि भारत का कंप्लीट विस्तार या कहें संपूर्ण विस्तार कितना है। तो जब संपूर्ण विस्तार की बात करेंगे तो हमने देखा कि यहां पर भारत का ही एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उस समय हम यहां से इसके अक्षांशीय विस्तार को लेते हैं। तो यहां पर इसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का संपूर्ण विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके पश्चात अब हम बात करते हैं, ये तो समझा हमने साहब यहां पर इसकी अवस्थिति के बारे में, लेकिन अब बात यह आती है कि भारत अवस्थित किधर है। तो जब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं विस्तार के उससे, तो यहां पर हमने क्या देखा, उत्तर नॉर्थ, और इधर की ओर हमने क्या देखा, पूर्व, यानी कि भारत अवस्थित है उत्तर पूर्व में। अब उत्तर पूर्व से क्या तात्पर्य, यानी कि पृथ्वी पर कहां पर है अवस्थित। तो देखिए अभी हमने बात की ये है पृथ्वी, इस पृथ्वी पर इधर की ओर है नॉर्थ यानी उत्तर, इधर की ओर है ईस्ट यानी कि पूर्व, और भारत की अवस्थिति कुछ यहां पर है। तो इस वाले भाग को अगर मैं निकालता हूं कुछ इस प्रकार से, तो भारत की अवस्थिति यहां पर है। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ईस्ट, इधर की ओर पूर्व, ऊपर की ओर उत्तर, यानी कि भारत की अवस्थिति है उत्तर पूर्व। और ये क्वेश्चन बना भी हुआ है कि भारत की अवस्थिति है या भारत का विस्तार है, तो यहां पर ध्यान रखना आपको, उत्तर पूर्व में भारत का विस्तार है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं कि जो भारत का विस्तार है ये अगर उत्तर पूर्व में है, तो इसके बाद अगली चीज को हम देखते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा कि भारत की अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर है। इधर की ओर है बंगाल की खाड़ी, इधर की ओर है अरब सागर। अब बात यह आती है कि जो भारत की सीमा है ये कौन कौन से देशों को स्पर्श करती है, इससे कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो सीमा है 7 देशों को स्पर्श करती है। अब वे 7 देश कहां पर अवस्थित है, कुछ किस प्रकार से, उसको आप देखिए। देखिए ये है हमारा देश भारत। अब आप यहां पर देख रहे होंगे स्पेस है, जगह खाली है, तो यहां पर एक देश अवस्थित है जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, यहां पर है बांग्लादेश। इसका मतलब क्या कि भारत की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। दूसरा यहां पर एक देश है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी अवस्थिति है। नेपाल के पश्चात अगर हम बात करें तो यहीं पर एक देश है जिसका नाम है भूटान। कुछ इस प्रकार से भूटान लगा हुआ है। इधर की ओर यहां पर अंतिम बिंदु अरुणाचल प्रदेश से अगर हम देखें तो यहां पर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है, इसकी सीमा कुछ इस प्रकार से लगी हुई है। ये कुछ इस प्रकार से म्यांमार की सीमा स्पर्श करती है। और जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इधर आप सभी जानते ही हैं एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये यहां पर है पाकिस्तान। यहां पर मैं शॉर्ट नेम लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ मैं एक शब्द से इंगित कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जगह कम है। तो यहां पर है पाकिस्तान और ऊपर की ओर आप देखेंगे कि यहां से एक देश की सीमा स्पर्श करती है जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो इसको मैं ए से यहां पर इंगित कर रहा हूं। यानी कि भारत की सीमा यहां पर कौन कौन से देश को स्पर्श कर चुकी है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद आप सभी जानते हैं यहां पर एक देश है जिसका नाम है चाइना या चीन। ठीक है, तो यहां पर चीन को भी भारत की सीमा स्पर्श करती है।
तो अगर देखिए अभी मैं आपसे कहता कि भारत की सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, तो आप यहां पर इसको याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपने अभी मैप देखा तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ साहब यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर है आपका अफगानिस्तान और चाइना। तो अब हम गिनते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बांग्लादेश 1, म्यांमार 2, भूटान 3, नेपाल 4, चाइना 5, अफगानिस्तान 6 और पाकिस्तान 7। यानी कि भारत की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है, या कहें भारत की स्थलीय सीमा, क्योंकि स्थल क्षेत्र है, यहां पर समुद्र नहीं है, तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है। बांग्लादेश, उसके पश्चात चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो भारत की सीमा स्पर्श करती है वे करती है बांग्लादेश को। लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास यहां पर बांग्लादेश को भारत की सीमा स्पर्श करती है, और न्यूनतम या सबसे कम सीमा स्पर्श करती है अफगानिस्तान को, केवल 106 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि भारत की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, सॉरी देशों को, तो 7 देशों को। सर्वाधिक किसको स्पर्श करती है? बांग्लादेश को। कितने किलोमीटर? 4096.7 किलोमीटर। और यहां पर सबसे कम किसको स्पर्श करती है? अफगानिस्तान को। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है, बांग्लादेश, इसके पश्चात अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। अब बात ये आती साहब कि यहां पर ठीक है स्थलीय सीमा तो 7 देशों को स्पर्श कर चुकी, लेकिन क्या जलीय सीमा भी कुछ देशों को स्पर्श करती है? तो जलीय सीमा भी यहां पर 7 देशों को स्पर्श करती है। वे 7 देश कौन से हैं? तो यहां पर है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के यहीं पर है एक देश जिसका नाम आप जानते ही होंगे, मालदीव। ठीक है, ये हमने देखा श्रीलंका, ये है बांग्लादेश, इधर की ओर है म्यांमार। और जब आप भारत में यहां पर मैप के बारे में पढ़ेंगे तो यहीं पर म्यांमार से लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। इसके पश्चात जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि एक जो द्वीप समूह है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है, जिसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत की जलीय सीमा भी 7 देशों को स्पर्श करती है। कौन कौन से? तो देखिए स्थल की सीमा पाकिस्तान को तो स्पर्श करती है, लेकिन यहां पर हमने देखा अरब सागर है, तो एक तो पाकिस्तान को स्पर्श किया यहां पर, दूसरा स्पर्श करती है मालदीव को, क्योंकि यहां पर लक्षद्वीप और भारत की ही यहां पर स्थिति है, तो दूसरी स्थलीय सीमा, सॉरी जलीय सीमा मालदीव को स्पर्श करती है। तीसरा यहां पर है श्रीलंका, तो तीसरी श्रीलंका। ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इधर से स्थल की ओर से तो बांग्लादेश को स्पर्श करती है, लेकिन नीचे की ओर से हम देखेंगे कि इसकी जो जलीय सीमा है ये बांग्लादेश को भी स्पर्श करती है, यानी कि चौथा देश कौन सा हो गया? बांग्लादेश। यहां पर है म्यांमार, और इधर की ओर ये हमारा क्षेत्र भी है, तो म्यांमार को 5वां देश। इधर की ओर स्पर्श करती है थाईलैंड को, यानी कि 6ठा देश, और इधर की ओर है इंडोनेशिया। यानी कि भारत की जलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है। मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहला तो हो गया पाकिस्तान, आगे की ओर अगर हम बात करें तो दूसरा देश हो गया यहां पर मालदीव, मालदीव के पश्चात तीसरा हो गया श्रीलंका, चौथा हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश के पश्चात बात करें तो म्यांमार, 6ठा देश यहां पर हो गया थाईलैंड, 7वां हो गया यहां पर इंडोनेशिया। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिए, भारत की जलीय सीमा इसमें से किसको स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, और ऑप्शन डी यहां पर दे सकता है चीन। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत की जलीय सीमा चीन को स्पर्श नहीं करती, इसलिए चीन यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, यहां पर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो क्या ध्यान रखना, सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका। श्रीलंका को भारत की स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं करती, बल्कि
यहां पर जलीय सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है और जलीय सीमा भी 7 देशों को स्पर्श करती है। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि कुछ देश ऐसे हैं जिनको स्थलीय सीमा भी स्पर्श करती है और जलीय सीमा भी स्पर्श करती है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा किन देशों को स्पर्श करती है। तो देखिए, सबसे पहला तो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को यहां पर स्थलीय सीमा भी स्पर्श कर रही है, दूसरा है यहां पर जलीय सीमा भी स्पर्श कर रही है। इधर की ओर अगर हम बात करेंगे तो इधर की ओर है, दूसरा है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश को यहां पर स्थलीय सीमा, यहां पर है बांग्लादेश, तो स्थलीय सीमा भी स्पर्श कर रही है और नीचे से जलीय सीमा भी स्पर्श कर रही है। तीसरा है म्यांमार, तो म्यांमार को स्थलीय सीमा भी स्पर्श कर रही है और जलीय सीमा भी स्पर्श कर रही है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को स्थलीय एवं जलीय सीमा दोनों स्पर्श करती है। 7 देशों को स्थलीय सीमा स्पर्श करती है और 7 को ही जलीय सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, अब बात यह आती है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जो भारत हमारा देश है, भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263। यहां पर मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इस क्षेत्रफल की बात करें तो यह क्षेत्रफल विश्व के टोटल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, यानी भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भाग का यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर टोटल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत में विश्व की टोटल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम परसेंट में निकालें तो यहां पर प्रतिशत है इसका टोटल क्षेत्रफल का 2.42%। और जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यहां तक क्लियर है। अब बात ये आती है साहब कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व में कौन से स्थान पर है, यानी भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी कि भारत से बड़े विश्व में 6 देश है। वे कौन कौन से देश हैं? तो सबसे बड़ा देश है रूस। ये क्षेत्रफल के आधार पर बात हो रही है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 7 बड़े देश। तो सबसे बड़ा देश है रूस। रूस के बाद जब हम बात करते हैं तो रूस के बाद है कनाडा। कनाडा के पश्चात है चीन। चीन के पश्चात है यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। यूएसए के बाद जब हम बात करते हैं यहां पर तो यूएसए के बाद 5वां देश आता है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के पश्चात जो 6ठा देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चात 7वां हमारा देश भारत। और 8वें देश की अगर हम बात करें तो जो 8वां देश है वह 8वां देश है यहां पर अर्जेंटीना। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कि विश्व के 8 बड़े देश या विश्व के 4 बड़े देश कौन से हैं, तो सबसे बड़ा है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत और 8वां अर्जेंटीना। यानी कि यह है विश्व के 8 बड़े देश जिसमें भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब हमने साहब यहां पर बात की कि भारत का क्षेत्रफल इतना है और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से 8 बड़े देश कौन से हैं? तो सबसे बड़ा तो है चीन। चीन के पश्चात भारत। भारत के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। यूएसए के पश्चात आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद ब्राजील, उसके पश्चात पाकिस्तान, बांग्लादेश और 8वें नंबर पर है रूस। इस प्रकार से विश्व के 8 बड़े देश ये होते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने जाना कि भारत की अवस्थिति कितनी है, कहां से कहां तक इसका विस्तार है।
इसके आसपास यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, इसके द्वीप समूह कहाँ पर है, इसके कौन कौन से राज्य है, कौन से राज्यों से इसकी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा स्पर्श करती है। तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना है, नोट डाउन करते चलना है, जो भी महत्वपूर्ण बातें हो यहाँ पर। अगले वीडियो में हम इससे आगे की चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, वरना अगर मैं कहता हूं कि हम गुजरात की ओर चलते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि गुजरात कहां पर है, उसकी लोकेशन कहां पर है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में, जो कि अगला वीडियो रहेगा। आज के बारे में हम इतना ही ध्यान रखते हैं। धन्यवाद।